हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे। और उसी चैप्टर का हम लोग दो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, अ, देखा था कि ये पुनर्जागरण क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद खोज यात्राओं के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो वीडियो था उसमें बच्चों हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया कि कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आगे आपके हिस्ट्री के जर्नी में बहुत ही काम करने वाले जो टर्म्स है, जैसे कि पूंजीवाद हो गया, ठीक है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पूंजीवाद सबसे रूबरू होना पड़ेगा। उसी तरीके से औद्योगिक क्रांति, क्योंकि आधुनिक इतिहास में औद्योगिक क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। इसी ने इतिहास की रूपरेखा बदल करके रख दिया था। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ कहाँ पे था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में। और खास करके जो कपड़े वाला जो इंडस्ट्री था उसमें बहुत तीव्रता से क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है। अब देखो, आगे हमें पढ़ना है बच्चों, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो ये कुछ घटनाएं हैं जो भारतीय इतिहास को क्या करती है, प्रभावित करती है। और उसी में से एक टर्म निकल करके आता है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो इसके बारे में भी बच्चों हम लोगों ने बहुत से अच्छे से डिटेल से दूसरे वीडियो में सीखा है। और अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए क्लास 8 हिस्ट्री का, और वहाँ पे सारा जो वीडियोज है हिस्ट्री का क्लास 8 का, वो सभी एक मतलब एक ही क्रम में सब वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या करें अब हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, तो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। अब बात करेंगे, अगर जब आप 9th क्लास में जाइएगा तब आपको देखने को मिलेगा अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में जब आप जाइएगा तो आपको पढ़ना होगा अमेरिका की क्रांति। अमेरिका में क्रांति हुआ था, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और साथ ही साथ फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें वहाँ के लोगों ने वहाँ के राजा को क्या कर दिया था, मार दिया था और वहाँ पे एक गणतंत्र बनाया था, ठीक है। बाद में उसको नेपोलियन ने क्या कर लिया, हाईजैक तरीके से, और एक डिक्टेटर के रूप में भी शासन किया, एक शासक के रूप में। फिर बाद में जाकर के बहुत लंबे अंतराल के बाद क्या बना, फ्रांस एक गणतंत्र बना, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री बना। लेकिन आप लोग देखिएगा कि जैसे हमारे संविधान में भी कुछ वर्ड है, जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है, बंधुता का, भाईचारे की, आप संविधान के प्रस्तावना पढ़िएगा तो ये कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सब के सब जो टर्म्स हैं हमारे संविधान में, वो कहाँ से आया था, फ्रांस की क्रांति से ही आया था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्या है। शुरू करने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखो क्या करें कि दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। हम लोग तो देख ही रहे थे कि दुनिया में क्या हो रहा था, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद खोज यात्राएं शुरू हुई, उसके बाद क्या आया, उपनिवेश, पूंजीवाद आया, उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, उपनिवेशवाद आया। ये सारे के सारे दुनिया में क्या हो रहे थे बच्चों, परिवर्तन हो रहे थे। ठीक उसी समय यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, कब हुआ था बच्चों, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कुछ दो नए महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक होता है अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा होता है फ्रांस की क्रांति। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ जिसने पूरे विश्व इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, ठीक है ना। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है, ठीक है। अमेरिका की खोज के बाद हम लोगों ने देखा था कि कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका का खोज किया था, लेकिन कोलंबस जो है वो अमेरिका को पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाया था, वो कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। बाद में अमेरिगो वेस्पुसी जाके उसको अच्छे तरीके से क्या किया, एनालाइज किया वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के लोगों को। उसके बाद दुनिया को बताया कि भाई अमेरिका नाम का भी एक देश है, मतलब एक देश है, नई दुनिया जिसे बोला गया। बाद में उसे अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे ही क्या कर दिया गया था, वहाँ पे उसका नाम रख दिया गया क्या, अमेरिका, ठीक है। अब देखो क्या करा यहाँ पे
कि जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो क्या दिखाई देता है कि अमेरिका की खोज के बाद वहां पर यूरोप के देशों ने कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने यूरोपीय देशों के भाषण के खिलाफ संघर्ष, भाषण यहाँ पे लिखा हुआ, ये शासन हो जाएगा, ठीक है। यूरोपीय देशों के क्या होगा यहाँ पे, शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष जो था वो क्या रहा, सफल रहा। अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका किससे आज़ाद हुआ था, अमेरिका को किसने गुलाम बना लिया था। तो अगर आप देखिएगा बच्चों तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोलंबस कहाँ का निवासी था, स्पेन का निवासी था। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये क्या है, ये है स्पेन। इस जगह पे आप देखिएगा स्पेन एक यूरोपीय देश है। यहाँ पे देखिएगा ये है स्पेन और इसके बगल में है पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल से कोलंबस चला था तो ये इंडिया पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन 1492 ईस्वी में ही कोलंबस कब चला था, 1498 ईस्वी में इंडिया पहुंचा था। लेकिन उससे पहले ही कोलंबस 1492 में ही चला था कि हम इंडिया की समुद्री मार्ग की खोज करने जा रहे हैं। लेकिन वो भटकते भटकते कहाँ पहुंच गया था, यूएसए में पहुंच गया था। जब ये यूएसए में पहुंचा, इससे पहले यूएसए के बारे में कोई नहीं जानता था, ठीक है। तब क्या हुआ कि ये बाकी जो यूरोपीय देशों को पता चला कि अच्छा ऐसा नाम का भी, मतलब ऐसा भी कोई एक जगह है, तो चला जाए और वहाँ के लोगों को अपने कब्जे में लेकर के गुलाम बनाते बनाते पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था। और कौन बनाया था, तो वो इंग्लैंड ने बनाया था। कौन बनाया था, अमेरिका को गुलाम किसने बना लिया था, इंग्लैंड ने बना लिया था। और सोच करके देखो कि आज अमेरिका जो है वो दुनिया का महाशक्ति बन करके उभरा हुआ है। और उस समय वो किसके अंदर में गुलाम था बच्चों, तो ब्रिटेन ने उसको गुलाम बना लिया था। अंग्रेजों ने, इंग्लैंड के लोगों ने उसको गुलाम बना लिया था। बाद में अमेरिका के लोगों ने क्या किया, वहां पे संघर्ष किया और उसमें इंग्लैंड से आकर के बसे हुए जो लोग थे उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि अमेरिका में गोरे लोग भी होते हैं और काले लोग भी होते हैं। तो जो गोरे लोग हैं ना वो इंग्लैंड से ही आकर के यहाँ बस गए थे और यहीं पे रहने लगे, यहाँ का नागरिक हो गए। तो ये लोग जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, गोरे होते हैं। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं बच्चों अमेरिका के, वो क्या होते हैं, काले होते हैं। जैसे बराक ओबामा का आप लोग देखेंगे होंगे पिक, वो क्या थे, वहाँ के मूल निवासी थे। वो लोग क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। लेकिन जो अंग्रेज यहाँ पे आकर के बहुत समय पहले शासन किए और यहीं पे बस गए, उनके बाल बच्चे हुए, वो भी तो सब के सब क्या हो गए, गोरे हो गए। तो अमेरिका में दो रंगों के लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ और भी विश्व के लोग जा करके अमेरिका में बस गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया था, इंग्लैंड से मुक्ति पाई थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक उसी समय यहाँ पे आप देखिएगा तो एक कंट्री दिखाई देगा स्पेन के बगल में, इसका नाम है फ्रांस। तो फ्रांस में उस समय का राजा कौन था बच्चों, फ्रांस का में उस समय का राजा था लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां। लुई 16वां जो था वो बुर्बो वंश का शासक था। किसका वंश, कौन से वंश का शासक था बच्चों, लुई 16वां बोलते। तो ये बुर्बो वंश का शासक था और ये बहुत ही क्रूर और अत्याचार था, मतलब निरंकुश टाइप का शासक था। मतलब जनता किस प्रकार से सफर कर रही है, जनता को क्या नुकसान हो रहा है, क्या संकट है, क्या दिक्कत है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। इसलिए फ्रांस की जनता ने इसको क्या कर दिया, उखाड़ करके फेंक दिया, जिसके बारे में जब आप क्लास 9th में जाइएगा तो आपको जो है वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। अब देखो क्या हुआ, तो ये तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने देश में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। जब अमेरिका किससे आजाद हो गया, इंग्लैंड से आजाद हो गया, तो अमेरिका में भी किस प्रकार की शासन प्रणाली आई बच्चों, गणतंत्र प्रणाली आई। गणतंत्र, गणतंत्र मतलब क्या होता है, जहां का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो सरकार का जो मुख्य होता है, देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, वो कैसा हो, चुना हुआ हो, मतलब इलेक्टेड हो। कैसा हो बच्चों, जो सरकार का जो मुखिया है, जो सबसे हेड व्यक्ति होता है, वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। जैसे अभी अगर आप बोलिएगा कि देश का सबसे जो उच्च व्यक्ति कौन होता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है बच्चों, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्रपति बोलते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो किसी देश का क्या होता है, सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जनता के द्वारा की हुई, यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बना हुआ है, जो देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है, वो अगर इलेक्टेड है, यानी कि जनता उसको चुन करके भेजा है, तो वो जो देश होगा वो क्या कहलाएगा, गणतंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, गणतंत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का सबसे हेड कौन है, तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कैसा होता है, उसका इलेक्शन होता है, जनता उसको चुन करके बनाता है राष्ट्रपति। तो इसलिए अमेरिका क्या है, एक रिपब्लिक है। क्या है, रिपब्लिक है। अगर अब हम इंडिया के रूप में देखते हैं तो इंडिया क्या, इंडिया एक रिपब्लिक है।
अब इंडिया के क्या है, राष्ट्रपति है, तो क्या राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं या फिर ये वंशानुगत है, मतलब एक के बाद उन्हीं के खानदान से लोग बनते हैं? ऐसा तो है नहीं। इलेक्शन क्या होता है, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं डायरेक्ट उनको जनता नहीं चुनती है राष्ट्रपति को, फिर भी वो क्या है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं, जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये सारे लोग क्या करते हैं, मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो क्या है, एक तरीके से प्रेसिडेंट का क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। इसलिए इंडिया भी क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया को क्या बोलेंगे, एक रिपब्लिक कंट्री बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कैसे होते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं। इसलिए इंडिया को क्या बोलेंगे, एक गणतंत्रात्मक देश है। कैसा देश है, गणतंत्रात्मक, यानी कि इंडिया क्या है, एक गणतंत्र है। अब कोई पूछे, और साथ ही साथ इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। अब डेमोक्रेटिक करने का मतलब क्या है कि ये प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, यानी कि जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन करके भेजता है, और जनता जो है वो संसद में बैठ करके जनता के लिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए क्या करते हैं, ये कानून बनाने का काम करते हैं संसद में बैठ करके। तो वो जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गया कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब देखो आगे अगर हम देखते हैं तो क्या क्या है यहाँ पे कि स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। और जब अमेरिका भी ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ तो वो भी क्या बन गया, गणतंत्र बना। फ्रांस भी जब अपने राजा को उखाड़ करके फेंका तो फ्रांस भी क्या, कौन सा पद्धति चुना कि हमारे यहाँ शासन किस प्रकार का होगा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगा। यानी कि यहाँ के जो हेड होंगे उनको कौन, जनता चुन करके भेजेगी। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब देखो जब ये अमेरिका जब फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, कब हुआ था बच्चों, 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई, अब फ्रांस में जब गणतंत्र बना तो सोच करके देखो उस समय विश्व के बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे कम या बेसी अगर देखिएगा तो ज़्यादातर जो देश थे वहाँ पे किस प्रकार का शासन था, राजतंत्र था। कैसा था बच्चों, या तो राजतंत्र था या फिर विदेशी कोई कंट्री आ करके और उसके देश को क्या कर लिया था, कब्जे में ले लिया था और उसको गुलाम बना लिया था। तो ये जितने भी देश हुए, जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया का ही एग्जाम्पल देखिएगा तो फ्रांस में क्या हुआ, गणतंत्रात्मक व्यवस्था आ गया, 1789 में ही आ गया। ठीक है, अब देखो जब फ्रांस में आया तो वहाँ के लोगों ने चुना कि भाई हमारे यहाँ क्या होगा, जो चुनाव शासन करने वाला व्यक्ति होगा वो इलेक्टेड होगा, वहाँ की जनता चुन करके भेजेगी। अगर वो व्यक्ति जनता के लिए काम न करे, भलाई के लिए काम न करे, तो वो जनता क्या कर देगी, उसको इलेक्शन में हरा देगी और वो सरकार से बाहर हो जाएगा। जो व्यक्ति काम करने वाला होगा वही शासन में रहेगा। तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था थी। तो फ्रांस में जब ये व्यवस्था आई और अमेरिका में लोकतंत्र जब आया, डेमोक्रेसी आई, तब दुनिया के देशों को लगा कि हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, चाहे वो राजतंत्र हो या फिर विदेशी शासक कोई आकर के शासन कर रहा है, उन सबके खिलाफ यहाँ के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी होना चाहिए। उसी तरीके से जब इंडिया को ब्रिटेन वालों ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, तो भारतीय लोगों ने क्या चलाया, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, जिसके बारे में हम लोग क्लास 8 में इस चैप्टर के बाद और भी जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे इसी से रिलेटेड हैं। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ ब्रिटिशों का कब्जा था और उसको ब्रिटिशों को हमने कैसे भगाया, और जब यहाँ पे फ्रांस और यूएसए में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उस चीज को हमारे देश के जो नेता थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जैसे बहुत सारे जो लीडर्स थे, उन लोगों ने ये कल्पना की कि हमारे यहाँ भी इसी प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और इसी के कारण क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोग अपने नेता को क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है, हर एक 5 वर्ष के बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, हम अपने नेता को क्या करते हैं, चुनते हैं, अगर वो अच्छा काम ना करे तो उसको इलेक्शन में हरा देते हैं, दूसरा कोई आता है वो जनता के लिए कार्य करता है। तो ये व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये दोनों जो घटनाएं हुई थी बच्चों, ये दुनिया को क्या किया, प्रभावित किया। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इन 2 घटनाओं से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसका एक प्रभाव यह था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने और एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की
परंपरा शुरू हुई। ठीक है, मतलब अब सभी लोग, अगर मान लीजिए भारत में ही हम लोग रह रहे हैं तो हम सभी लोग क्या, एक एक तरीके की बंधुता की भावना है। मान लीजिए हम लोग बिहार में रहते हैं, लेकिन तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कहीं पे भी कोई घटना होता है, कोई आपदा आती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं प्रभावित होते हैं, तो हमें भी दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एक साथ मिल करके रह रहे हैं, तो एक तरीके से राष्ट्र की भावना आ गई है हम लोगों के बीच में। इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। यानी कि अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं, तो वो जो धारणा होती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। तो यहीं से राष्ट्रवाद उभर करके सामने आता है। जब आप लोग क्लास 10th में चले जाइएगा, तो 10th क्लास का जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो बच्चों, उसका पहला ही चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रवाद है। तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करें, आधुनिक काल एवं हमारा देश। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अभी तक तो हमने क्या देखा कि विदेशों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे थे, कौन कौन से चेंजेज हो रहे थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से हमारे देश में, यानी कि भारत में आधुनिक काल, और आधुनिक काल की शुरुआत किस प्रकार से होती है और हमारा देश उससे कैसे प्रभावित होता है, यानी कि हमारे देश में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करा है कि इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। बोला कि देखो यूरोप के लोग कितने आगे निकल चुके हैं, उनमें कितना सारा साइंस के रूप क्षेत्र में डेवलपमेंट कर लिया है, इतना आगे, इतने शक्तिशाली हो गए, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने लगा, वहाँ के लोगों की जीवन दशा सुधरने लगी। तो क्यों ना हम भी अपने यहाँ इस प्रकार के परिवर्तन करना शुरू करें। तो अब देखो क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए, तो हमारे देशों पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखो क्या करें कि इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए, वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। यानी कि हमारे यहाँ क्या बना लिया, हम ही लोगों को गुलाम उन लोगों ने बना लिया, और इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों और राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। इनके बारे में विस्तार से आप इकाई 2 में पढ़िएगा, यानी कि चैप्टर 2 जो है उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अंग्रेज लोग भारत में आए, तो उन लोगों ने भारतीय शासकों को किस प्रकार से हराया और कैसे यहाँ के सत्ता पे काबिज हो गए। ठीक है, अब देखो क्या करा है बच्चों कि आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा। यानी सोच के देखो कि हमारे यहाँ 200 साल तक, 1-2 साल नहीं बल्कि 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ, फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश की आर्थिक संसाधनों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया और अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए, अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। आगे यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? औपनिवेशिकीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? औपनिवेशीकरण बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब औपनिवेशीकरण हो जाएगा, इसका मतलब है कि उस देश का, यानी कि जो शक्तिशाली देश है, वो अपने से कमजोर देश के ऊपर क्या करेगा? वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और संस्कृति में क्या कर देगा? बदलाव कर देगा अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए। यानी कि मतलब जो राजनीतिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति, जो सामाजिक स्थिति, जो सांस्कृतिक स्थिति उसको सूट करेगा। यानी कि जो शक्तिशाली देश है, जो छोटे देशों के ऊपर, जो अपने से कमजोर देशों के ऊपर कब्जा कर रखा है, छोटा देश नहीं बल्कि अपने से कमजोर देशों के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसको, उसमें क्या लाएगा? परिवर्तन लाएगा। उसके राजनीति में परिवर्तन कर देगा, उसके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कर देगा, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन करना चाहेगा, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा हो सके। इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों? औपनिवेशीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हमारे देश के लोग क्या क्या करते थे? हमारे देश के जो लोग थे वो हिंदी में बात करते थे, और जो इंग्लिश लोग थे वो अंग्रेजी में बात करते थे। ब्रिटिश लोग, इंग्लैंड लोग अंग्रेजी में बात करते थे। तो उसको, वो जब यहाँ पे शासन व्यवस्था चला रहा था, जब अंग्रेजों का जब यहाँ पे शासन चल रहा था, तो वो जब शासन करेगा तो कर्मचारियों को
उसकी ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूरत के लिए क्या चाहिए, उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाला कोई व्यक्ति होगा जो इंग्लिश को जानता होगा होगा वही उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, वही उसके शासन व्यवस्था में कर्मचारी का काम करेगा। इसलिए उसने क्या किया, देखा कि हिंदी से तो हमें काम चलने वाला नहीं है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए और लोगों को अंग्रेजी में पढ़ना और अंग्रेजी में बोलना यानी कि अंग्रेजी में ट्रेंड करना शुरू किया जाए, जिससे क्या हो कि हमें काम करने में आसानी हो। तो एक तरीके से देखो तो भाषा हमारी क्या है, संस्कृति का हिस्सा है। तो उसने हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, हमारे संस्कृति में छेड़छाड़, संस्कृति की स्थिति में क्या किया, छेड़छाड़ किया, बदलाव किया, हमारे सामाजिक परिवेश उससे बदला। जैसे आप लोग देखिएगा सती प्रथा के बारे में, विधवा विवाह के, सती प्रथा के बारे में, विधवा विवाह के बारे में, या फिर चाइल्ड मैरिज के बारे में आप लोग देखते हैं, बाल विवाह जिसको बोलते हैं, तो उन सब के लिए क्या किया था, अंग्रेजों ने नियम बनाया था। 1829 में एक शासक था जिसका एक क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो क्या किया था कि 1829 में भारत में क्या किया था कि ये किया था, क्या बोलते हैं, सती प्रथा का अंत किया था। एक नियम लाया था 1829 में, जिसमें वो बोला, अब देखो सती प्रथा का मतलब क्या होता है, सती प्रथा का मतलब ये होता है बच्चों की जब किसी भी स्त्री के जो हस्बैंड होते हैं, जो उनकी जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं हस्बैंड के साथ ही उस औरत को क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो इस चीज़ के लिए क्या किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाया था, बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा यहाँ के लोगों की भलाई के लिए नहीं किया था, बल्कि अपने फायदे के लिए, यहाँ की संस्कृति में परिवर्तन लाना चाहता था, यहाँ के लोगों का सोच परिवर्तित करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उससे उसको क्या हो सके, फायदा हो सके, उसके सामानों को लोग खरीदने वाले मिल जाए, ठीक है, उसकी संस्कृति को लोग अपनाने लगे, जिससे उसका जो सामान वो इंग्लैंड से बना करके ला रहा है, लोग यहाँ के धोती पहनते थे और वहाँ का मान लीजिए पैंट है, शर्ट है, तो उस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ के लोगों में परिवर्तन लाएगा, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाएगा, जिससे ये लोग क्या हो जाए, पैंट शर्ट पहनने के लिए रेडी हो जाए, इंग्लिश सीख ले। तो ये बहुत सारा परिवर्तन लाता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, औपनिवेशीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औपनिवेशीकरण। और इस अवस्था को उपनिवेशवाद बोलते हैं, और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, जब हम आगे देखते हैं तो क्या करें यहाँ पे कि इस काल से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। और इसी तरह कई अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नजरिए से बांटने की कोशिश की है, ठीक है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा था। इस किताब में उसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। और यह विभाजन जो है वो इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त के लोगों ने क्या कर लिया था, मान भी लिया था कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में बच्चों नहीं होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी हिस्ट्री का जो कालखंड डिवाइड किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि शासक जो है वो हिंदू था या मुस्लिम था या क्रिश्चियन था, इंग्लैंड का था या इंडिया का था, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, रहन सहन में, कल्चर में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, राजनीतिक स्थिति में कैसा परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और तब हिस्ट्री को अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है। तो ये जो स्कॉटलैंड का जो अर्थशास्त्री था वो क्या था, अपने तरीके से बायस था, इंडिया को अलग नजरिए से देखता था, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करें कि जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे थे। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था और भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उनका कल्याण हो सकता था। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते थे, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते थे, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। ब्रिटिश शब्द से समता, अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। सोच करके देखो कि ये जो व्यक्ति था वो कितना पक्षपाती था। ये समझता था कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों से क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ और बेहतर यानी कि सबसे अच्छा है, भारतीय लोग खराब हैं, ऐसा इसका मानना था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है बच्चों, भारतीय क्या है, बहुत सबसे श्रेष्ठ है। भारतीय क्या है, भारतीय श्रेष्ठ है, अंग्रेजों से भी श्रेष्ठ है, अंग्रेजों से कहीं बेहतर थे, ठीक है। उनसे दया के मामले में या फिर बहुत सारी चीज़ों में हमारा जो, अगर आप प्राचीन इतिहास उठा करके देखिएगा तो हमारा प्राचीन इतिहास क्या था, बहुत ही गौरवपूर्ण था।
शून्य का आविष्कार आप लोग देखे होंगे, आर्यभट्ट ने किया था। और या फिर ये जो अणु और परमाणु का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत से ही निकल करके गया है, ठीक है। तो बहुत सारे साइंस के क्षेत्र में हमारा जो प्राचीन था वो बहुत ही बेहतरीन था। अंग्रेज उसके मामले में कहीं नहीं टिकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा इन लोगों का बताना था। अंग्रेजों का यह मानना था कि भारतीय लोग क्या है, अंग्रेज जो है वो भारतीयों से बेहतर बेहतर है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो आगे बच्चों हम लोग अब देखो क्या करें कि जरा सोचिए, क्या इतिहास किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के तौर पे देखा जा सकता है, जो कि गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं देखा जा सकता है। किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते। क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोगों का क्या होता है, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन सभी का महत्व होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, साथ चलने से बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इतिहास को जानिए और आगे जो भी है वो सब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।